चैप्टर की स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपनी स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है। वो स्टेटस विंडो को देखता है कि उसके 10 लेवल के साथ लेवल अप हो चुका है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक्साइटेड होते हुए कहता है कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम में आज तक किसी ने इतना ज़्यादा लेवल अप नहीं किया होगा, मैंने तो भाई इकट्ठे 10 लेवल के साथ लेवल अप कर लिया है। हद से ज़्यादा अगर किसी ने किया भी होगा तो 1 या 2 लेवल के साथ किया होगा आज तक, और भाई मेरा लक तो वाकई ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी ने जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारा था तो उसे इतना ज़्यादा एक्सपी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने बॉस मॉन्स्टर को मारा तो उसे इकट्ठा 6000 एक्सपी मिला, जिसकी वजह से उसका लेवल 10 लेवल के साथ इंक्रीज़ हुआ। लेकिन हमारे एमसी के दिमाग में अभी भी सवाल ये था कि भाई वो बॉस मॉन्स्टर, वो गॉब्लिन किंग आया तो आया कहाँ से, ये तो जस्ट एक बिगिनर डंजन था। अभी हमारा एमसी अपनी सोचों में मगन ही था कि हम देखते हैं कि उसके सामने लूट गिनी स्टार्ट हो जाती है जो कि उसकी गॉब्लिन किंग को मारने की वजह से गिरी है। और जब हमारा एमसी उस लूट की तरफ देखता है तो वो कहता है कि भाई साहब यहाँ पे 2 एपिक लेवल के इक्विपमेंट्स हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उन 2 एपिक लेवल के इक्विपमेंट्स की स्टैट्स को, जिनमें सबसे पहले वैनगार्ड मार्क था। वैनगार्ड मार्क के अंदर ये था कि भाई आपकी एजिलिटी को 10 पॉइंट से परमानेंटली इंक्रीज़ करता है। ये सच में एक रेयर इक्विपमेंट था। उसके बाद हमें दूसरा इक्विपमेंट दिखाया जाता है जो कि शैडो क्लॉस था। इसमें क्या है कि आपको बफ्स मिलेंगे आपकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, अटैक स्पीड और क्रिटिकल हिट वगैरह पे, लेकिन कोई परमानेंट आपको इंक्रीज़ नहीं मिलेगा। जिसे देखते हुए हमारा एमसी कहता है कि भाई ये क्ला है तो अच्छा है, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता, ये मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन चलो जैसा भी है मैं इसे बेच तो सकता हूँ। इसको बेचने के बाद तो भाई पैसा ही पैसा होगा। उसके बाद हमारा एमसी अपनी सोचों में गुमान होता है कि भाई कि एक मॉन्स्टर को मारने से मुझे इतनी लूट मिली है, अगर मैं ऐसे 3-4 और मॉन्स्टर्स को मारता हूँ और लेवल अप करता हूँ तो भाई अभी हमारा एमसी इन सोचों में मगन ही था कि अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि तमाम स्टूडेंट्स यहाँ से अभी भी इवैक्यूएट करें, अपना टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल यूज़ करें और डंजन को अबंडन कर दें। हमारा एमसी ये सुन के थोड़ा परेशान होता है कि भाई डंजन को अबंडन कर दें, क्यों, ऐसा क्यों है भाई साहब, तुमने गोब्लिन किंग को मार दिया, तुम्हारा माना फ्लक्चुएशन इतना है कि लोगों को वजी पड़ी और तुम कह रहे हो कि क्यों अबंडन कर दें। क्या फिर हमें रीज़न पता लगती है कि जब हमारा एमसी अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसके इर्द गिर्द माना ओवरफ्लो हो रहा होता है, डार्क पावर्स ओवरफ्लो हो रही होती हैं, और डार्क पावर ओवरफ्लो होने की वजह से फॉरबिडन कर्स वगैरह एक्टिवेट होते हैं उसके, जिसकी वजह से जितने भी इर्द गिर्द जंगल वगैरह थे वो सब राख बन गए हैं। उनकी जगह सिर्फ उनके गड्ढे रह गए जहाँ पर उनके तने लगे हुए थे, होल्स बन गए हैं भाई, ब्लैक होल्स, फुल ब्लैक होल्स। इसे देख के हमारा एमसी थोड़ा परेशान होता है। उसके बाद वो कहता है कि भाई यहाँ से निकलना बनता है, अगर किसी ने देख लिया कि ये मेरी वजह से हुआ है तो मसला बन जाएगा, नया मसला पड़ जाएगा। ऑलरेडी इतने मसले चल रहे हैं लाइफ में, एक और मसला आ जाएगा। जल्द से जल्द टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल यूज़ करता है और डंजन के बाहर आ जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है डंजन के बाहर का। डंजन के बाहर हम देखते हैं कि डंजन के बाहर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इवैक्यूएट हो रहे हैं, जल्द से जल्द अपना टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल कर यूज़ करने के बाद अबंडन कर रहे हैं डंजन को और वापस आ रहे हैं। और फिर हमें कैप्टन जाओ दिखाई दिए जाते हैं। कैप्टन साहब उनसे कह रहे होते हैं कि भाई तुम लोग मेरा खड़े खड़े यहाँ पे मुंह क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। तुमने बेशक डंजन को इवैक्यूएट कर दिया, लेकिन ये एरिया अभी भी खतरनाक है, यहाँ पे कभी भी किंग लेवल का मॉन्स्टर बाहर आ सकता है। अभी हमारे कैप्टन साहब ये कह ही रहे होते हैं कि भाई उन्हें पता लगता है कि जो माना की फ्लक्चुएशन पहले हो रही थी वो माना की फ्लक्चुएशन अचानक से डिसअपेयर हो गई है, वो गायब हो गई है। मॉन्स्टर की जो उनको प्रेजेंस फील हो रही थी वो ख़त्म हो गई है। जिसे सोचते हुए वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद वो मॉन्स्टर सिटी की तरफ भाग गया है, उसने डंजन को बर्डन कर दिया था हमारे साथ ही, और वो सिटी में इवैक्यूएट हो चुका है। और फिर हमें दिखाई जाती है टीचर कोई, जो कैप्टन साहब की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई साहब ये कंडीशन जो है ना, ये सूरत हाल हमारे हाथ से निकल गई है, मुझे बैकअप टीम को कॉल करनी पड़ेगी, उन्हें बुलाना पड़ेगा और इस मैटर को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना पड़ेगा ताकि कोई ना कोई बंदा इसे हैंडल कर सके। और फिर वो उसके बाद वो किसी को कॉल करती है और बाद में फिर वो ऑर्डर देती है कि भाई जो स्कूल की सीलिंग अरे है उसे एक्टिवेट कर दो और तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ से जल्द से जल्द इवैक्यूएट करो। कुछ दिनों के लिए स्कूल को भी क्लोज अप किया जा रहा है, किसी बच्चे को स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर हमारा निंग फैंग हैरान होकर पूछता है टीचर कोई कहती है कि भाई तू ठीक है, तू मतलब सेट है, मतलब तुझे नहीं पता क्या कंडीशन जा रही है, तू मुझसे पूछ रहा है क्या, निकल जल्दी जल्दी यहाँ से निकल, जगह खाली कर। जिसे देख के हमारा एमसी कहता है ओके ठीक है, टाटा बाय बाय मैम। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारा एमसी और उसकी गर्लफ्रेंड साथ में दिखाई जाते हैं, जहाँ पे हमारा एमसी अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहा होता है टीचर क्यूई का फेस इतना क्यों बना हुआ था, वो लगता है जैसे कि उन्होंने भाई किसी बड़े एनिमी को फेस कर लिया इस बार। जिस पे उसकी बच्ची उसे बताती है कि भाई देख बात ये है कि एक अननोन पावर सोर्स फील हुआ था, डिटेक्ट हुआ था एग्जाम वेन्यू में, जिसकी वजह से पूरे के पूरे स्कूल को सील कर दिया गया है। जिसे सुन के हमारा एमसी अपने दिमाग में सोचता है भाई क्या अननोन पावर सोर्स, क्या ये वो इलाइट टाइट गोब्लिन किंग था या फिर ये मेरी वजह से था। वो कहता है कि भाई पता नहीं, जो भी था चलो खैर, अभी फ़िलहाल ये मेरे से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना इसका, छोड़ो इस बात को, स्किप करो। और जब हमारी गॉडेस अपने निंग फैंग को इन सोचों में मगन देखती है और उसका मुंह उतरा हुआ देखती है तो वो कहती है कि भाई मुझे लगता है इसके ऊपर ना ये वाली जो सिचुएशन है इसने एक हार्ड इम्पैक्ट डाला है,
ये सदमे से बाहर नहीं निकल पाया, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, इसको बात संभालनी पड़ेगी। वो कहती है कि भाई निंगफेंग बात सुन, तूने बेशक डिफेंस स्पेल्स को अवेकन किया है, लेकिन ना ये लाइफ बचाने के लिए तो स्किल बहुत अच्छी है, कारआमद है, लेकिन सोलो लेवलिंग के लिए अच्छी नहीं है। तो मैं क्या कह रही थी कि तू मेरे साथ चल, सुबह हम दोनों इकट्ठे जाके टीम अप करके लेवल अप करते हैं। तो जिसे सुन के निंगफेंग कहता है कि भाई नहीं, तू रहने दे, तू मेरे पे अपनी इतनी काइंडनेस शो नहीं कर, इतनी इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, मैं खुद लेवल अप करूँगा, सोलो लेवलिंग करूँगा मैं। भाई साहब एटीट्यूड चेक करो। अभी पिछले चैप्टर में ये भाई साहब कह रहे थे कि नहीं मैं तो तुम्हारे ऊपर रिलाई करूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है, अब अच्छी स्किल्स आ गई हैं। तो कहता है नहीं नहीं भाई, मैं सोलो लेवलिंग करूँगा। खैर अब हमारा एमसी जो है वो अपनी सोचों में मगन होता है कि भाई अगर मैंने इसके सामने अपनी डार्क पावर दिखा दी तो इसका रिएक्शन तो कुछ टोटली अनएक्सपेक्टेड होगा। वो अभी ये सोच ही रहा होता है, हमारी लड़की फिर उसकी तरफ देखती है, वो कहती है कि ना ना भाई, ना करने की इजाज़त किसने दी। वो कहती है कि भाई तू कल 8 बजे पूरे मुझे वेस्ट गेट पे मिल, मैं तेरा वहाँ पे वेट कर रही हूँ। जैसे कहते सारी वो वहाँ से चल पड़ती है और हमारा निंगफेंग भाई कहता है रुको रुको बात सुनो, मुंह बना के मतलब खड़ा होता है कि भाई ये लड़की तो बात सुनने का नाम ही नहीं ले रही, जस्ट ऑर्डर दिया और निकल गई। हाँ, उसका शौकिंग मुँह देख के तो मुझे खुद हंसी आ गई। खैर फिर वो आगे सोचता है कि मैं क्या करूँ, मैं शायद कोई कल बहाना लगा दूँ कि मैं बीमार हूँ। कहता नहीं 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 नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो ये तो मुझे जान से मार देगी जैसी इसकी आदत है। फिर सीन शिफ्ट दिखाया जाता है एक्सचेंज हॉल का सीन, जहाँ पे हमारा निंगफेंग खड़ा होता है। वो एक्सचेंज हॉल पे अपने कुछ इक्विपमेंट्स बेचने और कुछ खरीदने आया होता है ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके और अपनी जो डार्क पावर्स उनको छुपा के नॉर्मल इक्विपमेंट्स की वजह से मॉन्स्टर को किल कर सके। अब जारी बात है अपने वो जीएफ के साथ जा रहा है, उसे डार्क पावर्स और फॉरबिडन स्पेल्स तो दिखाने से रहा। अभी हमारा निंगफेंग जाता है फॉर इसमें ऑप्शन हाउस में जाता है, वहाँ पे जाके देखता है तो उसे वहाँ पे एक असिस्टेंट मिलती है। वो पूछती है कि सर कैसे हैं आप, कैसे मैं अपने आप को असिस्ट कैसे कर सकती हूँ। जिस पे हमारा एमसी उसे बताता है कि भाई मैं यहाँ पे ना कुछ स्पेल और कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने आया हूँ, वो भी लो लेवल के। सुन के हमारी वो कहती है कि सर देखें अभी आपको लो लेवल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ आपने एक बिगिनर है, लेकिन हमारे पास हाई लेवल के इक्विपमेंट्स भी हैं, अगर आप कहते हैं तो आप वो खरीद लें, वो आपके लिए सूटेबल भी हैं आपको लेवल अप करने में। वो कहता है नहीं नहीं भाई, एमसी कहता है ना भाई ना, मुझे तो भाई बेसिक ही चाहिए, लो लेवल के चाहिए, मुझे हाई लेवल के चाहिए नहीं है। वो कहती है अच्छा आपको लो लेवल के चाहिए। वो कहती है अच्छा तो तुम्हें लो लेवल के ही इक्विपमेंट चाहिए। वो कहती है एक सेकंड रुको ज़रा। वो वहाँ पे एक असिस्टेंट खड़ी होती है, उसे आवाज़ आती है कि हे यू बात सुनो मेरी ज़रा, क्योंकि वो एक इसकी जूनियर होती है तो ये उससे बड़े एटीट्यूड में बात करती है कि भाई तू ज़रा मेरी बात सुन, इस कस्टमर को तू हैंडल कर, मैं तो ऐसे गरीबों से पता नहीं पड़ रही, ये ऐसे गरीब लोग पता नहीं आते ही क्यों है, मैं तो नहीं इससे बात कर रही। वहाँ पे फिर हमें दूसरी असिस्टेंट दिखाई जाती है, जैसे उसने बुलाया था, वो उसे प्यार से पूछती है सर मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, कैसे असिस्ट कर सकती हूँ आपको। निंगफेंग साहब उसे बताते हैं कि मुझे इक्विपमेंट्स देखने हैं, वो उसे इक्विपमेंट दिखाती है। हमारा एमसी अब यहाँ पे ना मार्वल के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सबको ट्राई कर लेता है। पहले इन्फिनिटी गॉब्लेट को ट्राई कर लेता है, उसके बाद थॉर के हैमर को ट्राई कर लेता है। जिसको वो उठा ही नहीं पाता, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, थॉर के हैमर के साथ से कंपेयर कर लेते हैं। खैर उसने तमाम इक्विपमेंट्स देखे, उसे कोई पसंद नहीं आया, ना कुछ तो उसे फिट ही नहीं हुए। आ जाके उसे एक स्टोरेज रिंग पसंद आई है, जो उसने ले ली है, ख़रीद ली है। वो कहता है कि चलो इसमें मैं अपनी चीज़ें स्टोर कर सकूँगा, ये कुछ काम की तो है। अब जब उसने रिंग को परचेज़ कर लिया होता है, उसके बाद वो कहता है कि भाई मुझे थोड़ी हेल्प भी चाहिए, मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी ना इक्विपमेंट्स को सेल करना है। जिसे सुन के हमारी जो असिस्टेंट है वो थोड़ी शॉक होती है कि सर आपने इक्विपमेंट्स को सेल करना है, क्या मैंने सही सुना है। वो कहता है हाँ मैंने इक्विपमेंट्स को सेल करना है, तो मैं कहाँ पे सेल कर सकता हूँ और कैसे सेल कर सकता हूँ। कहती है सर मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ, आप मेरे साथ चलें एक्सचेंज हॉल में, वहाँ पे हमारे मैनेजर हैं, वो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, वो आपके इक्विपमेंट्स को अच्छे दामों में सेल करवा देंगे। वो कहता है ठीक है। अब हमें मैनेजर दिखाया जाता है भाई, जो अपनी बीवी से मार खा के बैठा होता है यहाँ पे। उसे हमारा एमसी भाई अपना गॉबलेट निकाल के देता है, क्लॉ निकाल के देता है, गोल्डन क्लॉ, जो कि एक एपिक इक्विपमेंट है। भाई साहब जब हमारा मैनेजर उसके स्टैट्स को देखता है, उसके बफ्स को देखता है, उसकी फट के हाथ में आती है, वो कहता है कि भाई इतना एपिक लेवल का इक्विपमेंट, ये तो किसी बिगिनर के लिए जन्नत से कम नहीं है भाई। वो हमारे एमसी को भाई पहले तो उसकी भाई बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है कि सर आपने इतना मतलब अच्छा इक्विपमेंट है, आप सेल करने आए हैं, आप तो हमारे एक वीआईपी कस्टमर हैं, ये वो फलाना 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 फुल लगा के मक्खन लगाता है भाई, टीसी करता है अच्छे तरीके से। जिसे सुन के हमारा एमसी भी भाई थोड़ा शाय कर जाता है कि भाई बस कर दे, कितनी टीसी करेगा अब। फिर वो उससे कहता है कि भाई जितनी इसकी ज़्यादा प्राइस लगा सकते हैं आप उतनी ज़्यादा बेहतर है, आप मुझे बताएं कि आप मुझे कितना दे सकते हैं। वो कहता है कि भाई साहब एक सेकंड रुकें, मैं किसी से कॉल कर लूँ, मुझे मेरे पास एक कस्टमर है जो इसे ख़रीदना चाहेगा, तो मैं उससे पहले बात कर लूँ वो कितने में परचेज़ करता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। वो अपने भाई कॉल करता है किसी कस्टमर वगैरह को, वो कहता है कि सर आपने जो इक्विपमेंट मुझे कहा था ना ढूंढने के लिए आपके बेटे के लिए, मुझे मिल गया है, आप मुझे बताएं कब लेना है आपने और कितने में लेना है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा निंगफेंग जिसे असिस्टेंट कॉफ़ी या चाय जो भी कुछ सर्व कर रही होती है। उसके बाद वो कहती है कि सर आप 2 मिनट रुकें बस, हमारे मैनेजर भी बात करके आते होंगे। उसके बाद मैनेजर साहब आते हैं, उसे कहते हैं कि भाई तेरा जो इक्विपमेंट है ना
50,000 में अंदर मैं ना ख़रीद लूँगा, मतलब 55,000 क्रिस्टल्स के अंदर मैं तुम्हें दे दूँगा। अब जैसे मैंने ये 50-50 दो बार बोला है ना, क्योंकि मुझे भी झटका लगा है, वैसे ही हमारे निंग फैंग को झटका लगा था। वो कहते क्या 50-50? अब निंग फैंग हमारा गरीब बेचारा अबला नारी तो मैं कह नहीं सकता, नारा कह लो वो जब 50,000 का नाम सुनता है भाई उसकी तो फट के हाथ में आती है। वो कहता है क्या 55,000 क्रिस्टल्स? हमारे एमसी का तो चलो समझ आता है, लेकिन हमारी साइड पर जो सेक्रेटरी है ना, उसको भाई अलग से खुशियाँ हो रही हैं, क्योंकि सारी बात है उसे भी इसमें से बोनस मिलेगा। खैर इनकी आपस में डील हो जाती है। उसके बाद हमें हमारी जो प्रीवियस सेक्रेटरी थी जो थोड़ी एरोगेंट थी वो दिखाई जाती है। वो कहती है कि भाई साहब, वो अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही होती है। वो कहती है कि यहाँ पे एक लड़का गुजरा है, वो मतलब इतना गरीब था, मैं तो उसके ऐसे बंदों को मैं सर्वे नहीं करती, मैं तो अपनी सर्विसेज ही अमीर बंदों को देती हूँ। ऐसी क्यूट लगती है मुझे तो भाई साहब। तो फिर उसके बाद भाई साहब वो देखती है आगे से हमारा एमसी आ रहा है, उसके मैनेजर होते हैं। उसके साथ लड़की कहती है कि भाई तू तो कहती थी वो गरीब है, लेकिन मैनेजर वैंक उसके क्यों साथ आ रहे हैं? वो कहती है मैनेजर वैंक बस वैसे ही मदद कर रहे होंगे। लेकिन फिर दूसरी वाली लड़की बताती है कि नहीं नहीं, मैंने अभी सुना है कि एक हैंडसम सा लड़का है, उसने ना एक इक्विपमेंट सेल किया है 55,000 के अंदर, 55,000 क्रिस्टल्स के अंदर उसने इक्विपमेंट सेल किया है। और वो इक्विपमेंट एक एपिक लेवल का इक्विपमेंट था। ये सुन के भाई साहब हमारी सेक्रेटरी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो कहती है क्या भाई 55,000? मैंने ये अपने पैरों पे कैसे कुल्हाड़ी मार ली, मैंने ये उसको कैसे भेज दिया, ये तो इसका जितना भी बोनस वगैरह था ये तो मुझे मिलना चाहिए था। अभी वैसे शॉकिंग मूव बना के भाई अपने शॉप में ही होती है। हमें फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी और वो हमारी क्यूट सी सेक्रेटरी वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, अपने डील के ऊपर बातें शातें कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि भाई साहब सर मेरा नाम यांगिन है, आपने जब भी आना है आपने मुझसे बात करनी है, मैं जितनी भी आपकी डील्स हैं करवाऊँगी, मैं आपको हर लिहाज से असिस्ट करूँगी। हर लिहाज से असिस्ट करने के बाद जनाब अल्लाह आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगी। हमारे हमसे कहता है भाई साहब मुझे और क्या चाहिए, चलें ठीक है। और उसके बाद वो भाई साहब वहाँ से आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वेस्टर्न गेट का, जहाँ पे हमारा एमसी भाई अपने न्यू इक्विपमेंट्स पहन के खुशी से गाने गुने गाता आ रहा होता है। और आगे हमें हमारी गॉडेस दिखाई जाती है जो उसका वेट कर रही होती है अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ। जब वो हमारे एमसी को देखती है वो कहती है वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बंदा यहाँ पे आएगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि ये बंदा जैसे पिछली बार इसने रिएक्शन दिया था कि ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमें गिल्ड मेंबर्स का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। सबसे पहले हमारे पास शील्ड वॉरियर दिखाया जाता है, फिर एक मेज दिखाया जाता है, फिर एक एक्स वॉरियर दिखाया जाता है और एक हीलर को दिखाया जाता है। इसके बाद वो सब आपस में इंट्रोडक्शन में हाय शाले करते हैं। वो भाई एक्स और वो जो हीलर थी ना वो तो बहुत ही पोलाइट थे हमारे एमसी के साथ, लेकिन जो दो बंदे थे एक शील्ड वॉरियर एक मेज, भाई साहब वो तो ऐसे देख रहे थे जैसे इनकी बच्ची भगा के ले गया हमारा एमसी। अब हमारा एमसी कहता है कि भाई इनको क्या मसला है, इनकी कौन सी मैं माँ बहन लेके निकला हूँ जो ये मुझे ऐसे देख रहे हैं, या मैं ऐसे कोई 88 मिलियन का डॉलर का कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है भाई साहब जो शील्ड वॉरियर था वो हमारे एमसी की जो जीएफ है ना होने वाली बीवी, उसके ऊपर लाइनें मार रहा होता है। वो कहता है कि भाई वैसे मुझे पता लगा कि तुमने अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। वो कहती है हाँ कर ली है, पर तुम्हें इससे क्या? जिस सुन के हमारा एमसी कहता है कि क्या इसने अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है, ये 60 लेवल पे पहुंच गई है। एक्चुअली सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 60 लेवल रिक्वायर्ड होता है और 30 लेवल्स पे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट इससे ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया गया। उसके बाद वो कहता है कि भाई कोई इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है कि ये जीनियस लड़की है और इसने 5 स्टार का प्रोफेशन अवेकन किया है। इसके बाद शील्ड वॉरियर भाई साहब उस पर फुल लाइनें मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, ये गिफ्ट मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए ढूंढा है। और हमें बताया जाता है उस गिफ्ट के बारे में, जो कि एक एजिलिटी पोशन होता है, जो कि आपको 3 स्टैट पॉइंट्स का इंक्रीज़ देता है आपकी एजिलिटी में परमानेंटली। जिसे देख के भाई साहब हमारी हीलर और हमारा एक्स वॉरियर वो कहता है क्या इतना एक्सपेंसिव किट ये कहाँ से लेके आया है। अब जो हमारा शील्ड वॉरियर होता है भाई साहब इनकी बातें सुन के अपनी अलग ही एक ओवे में जा रहा होता है कि भाई साहब ये देख के तो ये लड़की फिल्म पे फ्लैट हो जाएगी, पैसा ही पैसा है मेरे पास, ये तो भाई मेरी गोद में बैठेगी आगे। अभी ये सोच ही रहा होता है, लेकिन लड़की सामने से कहती है भाई तेरी काइंडनेस का शुक्रिया लेकिन मुझे नहीं चाहिए, निकल साइड पे हो यहाँ से। और वो हमारी एमसी की तरफ जा रही होती है, जिसे देख के हमारा एमसी कुछ आप देख ही सकते हैं कैसा रिएक्शन आगे बैठा होता है। वो कहता है कि भाई ये क्या कर रही है, इतना अच्छा पोशन है और ये से इनकार कर रही है। अब इसे सुन के हमारा एक्स वॉरियर थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो डायरेक्ट हमारे निंगफेंग को टारगेट करता है। वो कहता है कि इस बंदे की वजह से लड़की मुझे इग्नोर कर रही है, कि ट्रैश ये कचरा इसकी वजह से। वो कहते हैं कि भाई बात सुनो, तुम जिस लड़के के लिए जा रही हो ना उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, वो तुम्हें क्या दे सकता है। वो कहती है कि भाई अपने अल्फाज को संभालो, तू कौन सी बात कर रहा है। वो दोस्त है मेरा, मतलब कह रही होती है कि भाई अपने अल्फाज को देख, नहीं तो मैं तेरी हड्डियाँ हड्डियाँ देख कर देनी है। अब हमारा शील्ड वॉरियर कहता है कि भाई मसला क्या है, वो तो 1 स्टार का भी एक बंदा नहीं है, 1 स्टार का भी ट्रैश नहीं है, और तू उसके लिए भाई मुझसे लड़ाई करेगी।
वो अपनी लाइफ में भी कुछ अचीव नहीं कर सकता और तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो उसके लिए। ये सुन के भैया हमारा हमसे कहता है कि इस बंदे का क्या मसला है, मैं कौन सी भगा के ले गया हूँ इसकी, मुझे क्यों टारगेट कर रहा है बार बार। इसको मैं, अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक फॉरबिडन स्पेल यूज़ करूँ और इसको उड़ा के रख दूँ यहाँ से, खैर कहता है, पर मैं सबके सामने यूज़ नहीं कर सकता। और यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है।